स्वागत है अपना हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस, फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री का दोनों चैप्टर हो गया है, फिजिक्स का एक कार्य तथा ऊर्जा हो गया। आज देखेंगे साउंड, ध्वनि है ना, ध्वनि चैप्टर से टर्म 2 में क्वेश्चन आएगा। तो वही सब क्वेश्चन देखेंगे जो कि टर्म 2 में पूछा जा सकता है, यानी ध्वनि चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सारा प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन कितना रहेगा और कौन कौन सा नंबर में रहेगा। तो 2, 9 और 16। क्वेश्चन नंबर 2, 9 और 16, ये 3 क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स, 9 में 3 मार्क्स और 16 में 5 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 10 नंबर। ठीक है, 10 मार्क्स 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछेगा इस चैप्टर से, साउंड से यानी ध्वनि से। ठीक है, तो जितना इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताएंगे बस गौर से देखते चलिए और समझते चलिए। इसी में से 3 क्वेश्चन आपको नज़र आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो, अदरवाइज हो सकता है जिसको आप स्किप करके पार कर गए हैं वही एग्ज़ाम में पूछ दे हैं। तो इसीलिए पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर सोशल साइंस जैसा हो जाएगा। सोशल साइंस में फिर जिस तरह एक भी क्वेश्चन मतलब सेट से नहीं आया और इधर उधर से आया और पूरा चैप्टर पढ़ के नहीं गए, तो बोल रहे थे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया तो पूरा चैप्टर पढ़ के नहीं जाइएगा, तो यही दिक्कत हो सकता है। इसलिए पूरा चैप्टर में जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में जो रहेगा इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। मतलब तरंगदैर्घ्य, ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, ये तीनों में संबंध बताना है। तो तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है, यही इसका संबंध हो गया। ठीक है, वेग को भी से लिखते हैं, बड़ा भी, और आवृत्ति को ये इससे लिखते हैं भी, छोटा भी जिससे दिख रहा होगा इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, न्यू। और ये जो दिख रहा है ये सिंबल ऐसा, ये वाला लेमडा है ना, लेमडा पढ़ते हैं इसको, लेमडा। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, संबंध क्या है, तो v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, यानी तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न 2 नंबर में ही इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। तो 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या, 1 सेकंड में कई बार तरंग उत्पन्न हो रहा है उसी को आवृत्ति कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक होता है हर्ज, HZ से लिखते हैं, हर्ज है ना, हर्ज पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में ही इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। तो देखिए, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है, अतः यांत्रिक तरंगे कहलाती है। तो ये इसका आंसर लिख देना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये सब आ रहा है। अब आते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन में कैसा रह सकता है, एक न्यूमेरिकल रह सकता है 9 नंबर में जो रहेगा। ठीक है, यदि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ज है और वेग है 440 मीटर पर सेकेंड, इस तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करें। तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो तरंगदैर्घ्य बराबर फॉर्मूला याद रखना है, वेग बटा आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य बराबर वेग बटा आवृत्ति है ना, वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो अगर तरंगदैर्घ्य निकाल देंगे तो वेग बटा आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो वेग दिया हुआ 440 बटा 220 आवृत्ति, तो काटेंगे तो 440 दूनी 220 यानी 2 मीटर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 9 नंबर में ही इस तरह का, अगर वर्ड में क्वेश्चन डिफिनेशन वाला पूछे तो इस तरह से पूछ सकता है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। अनुदैर्घ्य तरंग देखिए वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा में कंपन करती है। तरंग की गति जिस दिशा में उसी दिशा में कंपन करती है तो उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के गिर्द तरंग के गति के लंबवत, यानी ऊपर नीचे गति करता है, लंबवत 90 डिग्री में गति करता है, तो ऐसे को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग और प्रकाश तरंग, ये सब अनुप्रस्थ तरंग है। 9 नंबर में और क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है, तरंगदैर्घ्य को परिभाषित करें और इसे कैसे निरूपित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक। तो 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं और इसको लेमडा से निरूपित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक मीटर है। ठीक है, तो ये था मॉडल का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब जितना भी चैप्टर वाइज बता रहे हैं उस मॉडल का भी प्रश्न का हल दे रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है, अलग से मॉडल नहीं खोजिएगा, मॉडल पहले दे चुके हैं लेकिन एक बार फिर से मॉडल का क्वेश्चन सारा करा दे रहे हैं। अब देखिए 16 नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी मॉडल का क्वेश्चन है, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें।
तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। तो इसका क्या होगा, देखिए तरंग का आवृत्ति आवर्तकाल को परिभाषित करना है, आवृत्ति और आवर्तकाल को, उसके बाद फिर इसके बीच में क्या संबंध है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में क्या संबंध है। इसका संबंध तो तभी देखे थे, इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल का। 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इससे पहले का भी क्वेश्चन में था। इसी न्यू से है ना, यानी भी छोटा भी लिखते हैं, न्यू पढ़ते हैं ना, न्यू से निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक हर्ज होता है, ठीक है, आवृत्ति। और आवर्तकाल क्या है, तो दो क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय है ना, तो उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो जो समय लग रहा है उसको आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहते हैं इसको। तो टाइम पीरियड को टी से दिखाते हैं, ठीक है, टी से। और तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, ये तीनों में संबंध क्या है, तो माना किसी तरंग का आवृत्ति एन अगर है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा अगर है, और आवर्तकाल आवृत्ति न्यू है, ये न्यू है ना, और आवृत्ति आवर्तकाल को टाइम पीरियड टी से लिखते हैं, तथा तरंग का वेग भी है, तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी लेमडा बटा टी हो जाएगा, ठीक है, लेमडा बटा टी। तो भी बराबर होगी लेमडा बटा टी, तो भी बराबर लेमडा और 1/t। तो लेमडा ध्वनि की तरंगदैर्घ्य है जो कि एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है। तो 1/t बराबर फार्मूला होता है न्यू बराबर 1/t होता है, तो भी बराबर न्यू लेमडा, ये फार्मूला इसको निकालना है, फार्मूला संबंध है ना, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना, बस यहाँ समझना है। भी बराबर लेमडा बटा टी, और अगर इसको अलग से लिखे तो लेमडा अलग कर दे तो 1/t बचेगा, तो 1/t न्यू का फार्मूला होता है, न्यू बराबर होता है 1/t, इसीलिए 1/t की जगह न्यू लिख दिया, बस हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 16 नंबर में। और कैसा क्वेश्चन रह सकता है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन रह सकता है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रसार क्या है। माने इंसान जो है, सामान्य इंसान मानो, उसका ध्वनि, उसका कान जो है कितना हर्ज की ध्वनि को सुन सकता है, और किसी स्रोत की आवृत्ति अगर 100 हर्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा, ये बताना है। तो पहले सर्वथा प्रसार देखिए, मनुष्य का कान जो है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक के आवाज को, आवृत्ति को सुन सकता है, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा को नहीं सुन सकता, उसको प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है, प्राश्रव्य। और 20 हर्ज से कम तो अश्रव्य ध्वनि, याद रखिएगा, 20 हर्ज से कम को अश्रव्य ध्वनि कहेंगे, 20,000 से अधिक को प्राश्रव्य, और 20 से 20,000 के बीच को श्रव्य ध्वनि जो कोई इंसान सुन सकता है। यहाँ आवृत्ति दिया हुआ है 100 हर्ज, समय 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो कंपन की संख्या बराबर फार्मूला होता है आवृत्ति गुना समय, आवृत्ति गुना समय। तो आवृत्ति 100 है, गुना समय है 60 सेकंड, तो 6000 बार कंपन करेगा 1 मिनट में, ठीक है। अगला प्रश्न ये 16 नंबर का ही क्वेश्चन है। 16 नंबर में ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक तरफ देखिए अनुप्रस्थ तरंग दिखा रहे हैं, एक तरफ अनुदैर्घ्य तरंग, तो दोनों में क्या फर्क है। पहला, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण माध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे जल की सतह का पर उत्पन्न तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में कण मध्यमान स्थिति के गति गिर्द गति के दिशा में, जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में कंपन करती है, जैसे ध्वनि तरंग। और यह क्रमशः भिरिंग और गर्त उत्पन्न करते हैं, ये वाला माने ऐसा ऐसा रहता है, फिर थोड़ा सा कम ऐसे घना, फिर यहाँ एकदम स्पीड, तो भिरिंग और गर्त इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है यह संपीड़न और विरलन उत्पन्न करता है, ठीक है। एक बार संपीड़न फिर विरलन, संपीड़न इस तरह। यह ठोस या द्रव की सतह से गमन करता है, गैस में यह तरंग नहीं उत्पन्न होता है। यह ठोस द्रव गैस तीनों में होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी नंबर है। देखिए, निम्नलिखित में संबंधित आवृत्तियों का प्रसार क्या है, तो अश्रव्य ध्वनि, तो तभी होता है अश्रव्य ध्वनि का प्रसार 20 हर्ज से कम, और पराश्रव्य ध्वनि का प्रसार 20,000 से अधिक। क्लियर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक जितना देखे वो मॉडल का क्वेश्चन था, अब चैप्टर का और बाकी क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। तो 2 नंबर ये क्वेश्चन ये है, सब है अति लघु। तो ये 2 नंबर में कह सकते ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदना उत्पन्न करती है, यानी सुनने का संवेदना उत्पन्न करती है। आयाम किसे कहते हैं,
तो आयाम देखिए, माध्यमान स्थिति से तरंग के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है, वरना ऐसा वेग जा रहा है तो इसका जो अधिकतम विस्थापन, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई या नीचे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई कहाँ तक गया, इसी को आयाम कहते हैं, ये वाला को। ठीक है, आयाम क्लियर है। प्रतिध्वनि क्या है? तो प्रतिध्वनि यानी इको, यानी किसी अवरोध से टकराकर परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी किसी से टकरा कर आवाज़ आ रहा है उसको क्या होते हैं, प्रतिवर्ती ध्वनि है ना, जिसको इको इंग्लिश में कहते हैं। साउंड टकराता है, घुंघुआता है रूम में। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की अनुभूति कब तक रहती है? तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की अनुभूति 0.1 सेकेंड तक रहती है। ठीक है। तारत्व किसे कहते हैं? तो वह गुण है, तारत्व वह गुण है जिससे हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्सर स्वरों को पहचान कर सकता है ना, तारत्व। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता और तारत्व। तो तारत्व और प्रबलता मतलब इसका डिफिनेशन लिखना है। तो देखिए, ध्वनि प्रबलता अथवा मृदुलता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। तरंग की प्रबलता अधिक ऊर्जा से संबंध रखती है। अधिक ऊर्जा से उत्पादित ध्वनि तरंग प्रबल होती है और दूर तक जाती है। तो अधिक ऊर्जा से अगर ध्वनि निकाले तो बहुत दूर तक, एकदम चिचियाएंगे पूरा मुंह फाड़ के तो दूर तक जाएगा, है ना। धीरे धीरे बोलेंगे तो धीरे। तारत्व क्या है? तो ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका तारत्व उतना ही अधिक होता है। कंसर्ट हॉल की छतें वर्गाकार क्यों होती है? माने गोल ऐसे रहता है, क्यों? तो कंसर्ट हॉल की छतें वर्गाकार इसलिए बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच सके, यानी टकराए तो हॉल का सभी भाग में आवाज़ टकरा के जा सके, इसलिए वर्गाकार यानी गोल बनाया जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है? तो जब ध्वनि तरंगें संचरित करती है तो हवा के अनुतरंग के गति की दिशा के अनुदिश गति करती है, इसलिए ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ, यानी गति कर रहा ध्वनि तो हवा जो है उसी दिशा में गति करता है। लघु उत्तरीय में आएंगे, यानी 3 नंबर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कर सकता है। ध्वनि की प्रबलता तथा तारतम्य में अंतर लिखे। तो तीव्रता पहले देखते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और प्रबलता क्या है? तो प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। उदाहरण के लिए 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है ना। तो एक है स्पीड, तीव्रता मतलब कितना स्पीड से आवाज़ जा रहा है, चलना है ना तीव्रता। और प्रबलता मतलब कितना जोर बोल रहा है, कितना जोर आवाज़ आ रहा है, वो तो मेन फर्क यही है। 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होती है। तो तड़ित जो होता है, गर्जन जो, तो गरजता और लवकता साथ साथ है, लेकिन हमको चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देता है। पहले चमकता है तब हमको गर्जन सुनाई देता है। जैसे अभी बरसात का दिन आ रहा है तो वैसे लौ का गर्जा होता है, खास करके झारखंड में तो सबसे ज़्यादा लौ का गर्जा होता है, सबसे ज़्यादा जान भी जाता है तड़ी झांझा से, है ना। तो चमक पहले दिखता है तब गर्जन। तो ऐसा काहे को होता है? तो देखिए, चमक क्या है, वो चमक क्यों चमक रहा है? तो प्रकाश चमक रहा है। तो प्रकाश का जो गति है वो ध्वनि से ज़्यादा तेज गति करता है, इसलिए प्रकाश जल्दी हमारे आंखों तक पहुंच जाता है और हमारे कानों तक आवाज़ को पहुंचने में थोड़ा देर लगता है। इसलिए पहले ये प्रकाश दिखाई देता है, यानी चमक दिखाई देता है, उसके बाद फिर दिखाई देता है ध्वनि, है ना। दोनों एक ही साथ होता है, लेकिन हमारे तक पहुंचने में समय का फेर हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड है। मतलब अगर इसको किलोमीटर में बदलें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ध्वनि की चाल मात्र है 332 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 332, और ये चलता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकेंड में, और ये मात्र चलता है 332। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश इतना तेज चलता है तो प्रकाश जल्दी पहुंचेगा, है ना, से अधिक होता है। अतः ध्वनि कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। बिजली की चमक प्रकाश की चाल से चलकर प्रेक्षक के आंखों तक पहुंच जाती है, जबकि मेघ गर्जन ध्वनि की चाल से चलकर प्रेक्षक के कानों तक पहुंचती है ना। तो गर्जन वो तो साउंड है, तो ध्वनि की चाल से चलता है, और वो लवका जो होता है वो तो लवक रहा है, मतलब प्रकाश दिख रहा है तो प्रकाश तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रकाश का चाल अधिक है। बस समझ में, इसलिए प्रकाश को पहुंचने में कम समय लगता है। अगला प्रश्न इसी टाइप से बन सकता है, ध्वनि तरंगों को के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखे। 3 नंबर के लिए ये भी पूछ सकते हैं, या 2 नंबर में भी इसको पूछा जा सकता है। तो परावर्तन का उपयोग देखिए, श्रवण
सहायक यंत्र ध्वनि के परावर्तन की प्रक्रिया पर ही आधारित है और ध्वनि के एक समान वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाला ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पराश्रव और अश्रव्य ध्वनि को बताना है। अश्रव्य और पराश्रव ध्वनि किसे कहते हैं? तो अश्रव्य ध्वनि वैसे ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है अश्रव्य ध्वनि कहलाता है। पराश्रव वैसे ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 से अधिक हो पराश्रव कहलाता है। ठीक है। अनुरणन क्या है? तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? तो ध्वनि के बार बार दीवारों से टकराकर बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बध होता है इसे अनुरणन कहते हैं। मतलब बार बार टकरा कर आ रहा है आवाज़ थोड़ा अजीब हो गया तो उसको अनुरण कहते हैं। अनुरण को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरी प्लास्टर अथवा पर्दे लगा दिया जाता है ना। तो इस साउंड को जो गूंजता है बार बार टकरा कर आता है तो उसको दूर करने के लिए फाइबर का बोर्ड लगा देते हैं या खुरदरे प्लास्टिक लगा देते हैं या पर्दा लगा देते हैं। खुरदरे प्लास्टर करते हैं ना, जैसे अभी रेस्टिक की क्या करते हैं तो खुरदुरा होता है तो उसमें आवाज़ नहीं गूंजेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आवाज़ नहीं टकराएगा उसमें। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? यह किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की प्रबलता उसकी तीव्रता है, यह उसके आयाम पर निर्भर करती है। किसी ध्वनि को जिसके अधिक ऊर्जा होती है उसकी प्रबलता कहते हैं। यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: आयाम पर, ऊर्जा पर, तीव्रता पर, तरंग के वेग पर। इसके इकाई क्षेत्र में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को प्रबलता कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरा लिख सकते हैं इसको। आवर्तकाल और आवृत्ति से क्या समझते हैं ये तो बता ही दिए थे, लेकिन फिर से एक बार देख ही लेते हैं और दोनों में संबंध क्या वो भी बताना। तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं और 1 सेकंड में उत्पन्न दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में कई दोलन हो रहा है उसको आवृत्ति और एक दोलन होने में कितना सेकंड लग रहा है उसको आवर्तकाल। ठीक है। और दोनों में संबंध पूछा है तो दोनों में संबंध ये है, देखिए क्या संबंध है, T=1/v, 1/न्यू है ना, न्यू पढ़ते हैं इसको, न्यू। देखिए माना किसी दोलन की आवृत्ति न्यू एवं आवर्तकाल टी है तो न्यू दोलन उत्पन्न होने में 1 सेकंड का समय लगता है तो एक दोलन उत्पन्न करने में लगा समय 1/न्यू सेकंड हो जाएगा। तो टी बराबर 1/न्यू या न्यू को उधर कर देंगे तो 1/टी हो जाएगा। तो ये संबंध है। ध्वनि क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है? तो देखिए ध्वनि क्या है, तो ये एक तो ऊर्जा है, ऊर्जा का एक प्रकार है जो सामान्यतः कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करती है। और यह कैसे उत्पन्न होती है ध्वनि? तो प्रहार द्वारा, यानी उदाहरण के लिए यदि हम एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच को एक धातु की प्लेट पर प्रहार करें यानी ठोके ठेठाए ऐसा, तो इसमें क्या होगा, कंपन हमको महसूस होता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। खींचने पर भी ध्वनि उत्पन्न होता है। जब हम गिटार, सितार या अन्य तंत्रीवाद के तार खींचते हैं ना, तार खींच करके सितार उतार बजाया जाता है। ठीक है। फूकने से भी, बांसुरी जैसे फूकने से, जब हम मुंह से सीटी बजाते हैं तो सीटी भी बजता है, या बांसुरी बजाते हैं तो वायु स्तंभ में उत्पन्न कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और रगड़ द्वारा, रगड़ने से भी, है ना, रगड़ने से भी ध्वनि उत्पन्न होता है। कैसे होता है? कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा है? जब हम अपने हथेली को रगड़ते हैं या फर्श पर टेबल को घसीटते हैं तो आवाज़ उत्पन्न, कोनो चीज़ को घिसियाएंगे तो आवाज़ नहीं उत्पन्न करेगा। हाँ, जैसे किताब घसिया रहे हैं हो रहा आवाज़। तो ये रहा अंक की क्वेश्चन। थोड़ा सा आते हैं अंक के क्वेश्चन में। इस तरह का क्वेश्चन रख सकते हैं, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ज है तो और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो आवृत्ति यहाँ न्यू दिया हुआ 2 किलो हर्ज यानी 2000 हर्ज, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे पहले, क्या कि मीटर ऐसा मात्रक होता है दूरी का, तो 0.35 मीटर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है, इसे मीटर में बदल देना है। तरंग वेग यानी न्यू दी का बराबर फार्मूला होता है तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो आ गया 70 मीटर पर सेकेंड। अब तरंग को 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर मतलब कितना होगा, 1500 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम निकालना है टी, तो टी बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी मतलब वी, तो 1500 बटा 700, तो 2 से 2 जीरो कटेगा, काटेंगे तो 2.1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य
500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है, स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने में वाले दो क्रमांक संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। तो देखिए यहाँ पे हर्ज दिया हुआ, आवृत्ति यानी न्यू दिया हुआ है, तो आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल होता है। तो आवृत्ति दिया हुआ 500, तो 500 लिख दीजिए, बटा 1 बराबर 1/t नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए। तो टी को उधर ले जाएंगे तो 1/500 हो जाएगा, यानी 0.002 सेकेंड लगेगा पहुँचने में आवाज़ को। ये क्वेश्चन रह सकता है, एक ध्वनि तरंग इतना मीटर पर सेकंड 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि उसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलेंगे हैं। तो आवृत्ति निकालना है और सरव है, सुन सकते कि नहीं उसको बताना। तो भी दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ, आवृत्ति दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलेंगे तो 1.5 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। एन निकालना है तो न्यू बटा लेमडा हो जाएगा, तो न्यू इतना है बटा लेमडा, काट कूट करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, 20,600। तो 20,600 पैसा ध्वनि बोला है। तो श्रव्य सीमा अधिकतम 20,000 है, इसलिए यह मानव कान का श्रव्य नहीं होगा, यानी इंसान इसको नहीं सुन सकता। ये प्राश्रव्य ध्वनि है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसी तरह का है। चौथा नंबर, इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी जितना बताएं काफ़ी है, इसको अपने से कर लीजिए, इसको नहीं समझा रहे हैं, बना लीजिए। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ से आपको 10 नंबर आराम से आ जाएगा, 3 क्वेश्चन आराम से आएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 क्वेश्चन फिक्स है, बस थोड़ा सा बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए सबको, जितना बताएं उसको, इसी में से 3 क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे बढ़िया से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स।